अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुवैरा उबैद है। आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बताऊंगी। उसमें हम बिल्कुल जनरल मेन कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वो उसको देखते हैं हम, और वो किस तरह से उसमें रिसर्च की जाती है, मेजरमेंट्स की जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम कहते किस चीज़ को हैं, वो होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो हमारे पास एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे होते हैं, तो उनमें जो वो नॉलेज अपना अप्लाई कर रहे होते हैं एक दूसरे से बिहेव करने के लिए, अपने काम करने के लिए, अपने जो उनको वर्क टास्क होते हैं वो कंप्लीट करने के लिए, तो वो जब हम इन सारी चीज़ों की एक स्टडी करते हैं, और वो स्टडी भी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक क्यों होनी चाहिए कि उसमें हमारे पास तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी, तीन चीज़ें कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? इंडिविजुअल होता है हमारे पास, ग्रुप होता है, और ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप देखें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से आपको शो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो वर्क करी होगी, तो हमारे पास ये लेवल आ गया। और बिहेवियर जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो बिहेवियर जाहिर है दो या दो लोगों से ज़्यादा का होता है। जब बिहेवियर होगा तो उसमें एक इंडिविजुअल भी आ जाएगा और ग्रुप भी आ जाएगा। तो इस तरह से लेवल ऑफ एनालिसिस हमारे पास तीन आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। एक हम इंडिविजुअल को एनालाइज करते हैं, एक ग्रुप को एनालाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हैं। इन तीनों की जब हम एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। और सिस्टमेटिक स्टडी हम इन तीन लेवल्स पे करते हैं, इन तीन चीज़ों की करते हैं। आप ये कंटेंट समझ लें इसके। और उसके बाद क्या होता है कि उनकी हम ये चीज़ डिटर्मिन करते हैं, एक तो उनका वर्क एटीट्यूड और एक जॉब परफॉर्मेंस। वर्क एटीट्यूड क्या होता है कि कौन सा बंदा किस तरह से अपना कितना पोटेंशियल दे रहा है वर्क को, कितना नहीं दे रहा। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक होती है, दो होती हैं, या दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काम करती हैं, तो उनको एक वर्क टास्क दिया जाता है, और हर इंडिविजुअल को, हर जो परफॉर्मर होता है और जो उनका हर एम्प्लॉय होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। हर कोई अपना अपना टास्क करता है, तो ऑल जो एक एज अ होल जो उनका प्रोजेक्ट होता है, टास्क होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो वर्क एटीट्यूड जो होगा एम्प्लॉयज़ का, वो मैटर करता है कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, जब हम इसको स्टडी करेंगे। और दूसरी बात, जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस की अब हम बात करते हैं, तो जॉब परफॉर्मेंस भी यही है कि वर्क एटीट्यूड और जॉब परफॉर्मेंस जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जॉब परफॉर्मेंस मतलब ओवरऑल जो एक वर्क एटीट्यूड होता है उसको कहते हैं, यानी वर्क एटीट्यूड एक जनरल टर्म हो गई और जॉब परफॉर्मेंस एक एज अ होल टर्म हो गई। जैसे जॉब परफॉर्मेंस में सब इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, वो कैसे एक दूसरे से बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं, जो उनको टास्क दिया जाता है वो करते हैं नहीं करते, कितने लेवल का करते हैं, किस तरह से करते हैं, कितनी मोटिवेशन के साथ करते हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ करते हैं, कितनी मेहनत के साथ करते हैं। इन सारी चीज़ों की जब हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस्ड किस्म की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जाहिर है जहाँ पे भी बिहेवियर इन्वॉल्व होता है वहाँ पे कुछ रिसर्चेज होती हैं, कुछ स्टडीज़ होती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, जैसा कि आपको पता है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में समटाइम रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, समटाइम्स कुछ और प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ओबी में जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो रिसर्चेज होती हैं वो हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं। ठीक है जी, सबसे पहली हमारे पास ओबी रिसर्च होती है सर्वे। सर्वे आप ऐसी चीज़ को कहते हैं, जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा, कुछ एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे से क्लिप्स होते हैं, लोगों को उन्होंने माइक्स दिए होते हैं, हम बोल रहे होते हैं, हर कोई अपना ओपिनियन शो कर रहा होता है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम रफ एक डेफिनेशन सर्वे की देखते हैं तो सर्वे ये होता है कि डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो एक टॉपिक के बारे में या एक ख़ास कोई कंटेंट होता है वो उठाया जाता है, और डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। वो रिकॉर्ड करना जो है वो कहीं लिख के भी हो सकता है, कोई मैनुअली भी हो सकता है, आप वो एक इंटरव्यू की फॉर्म में भी कर सकते हैं या छोटे छोटे क्लिप्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। बेसिकली उसमें क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, वो क्वेश्चंस आप जो है वो मैनुअली उनको राइट करके भी उनसे पूछ सकते हैं, या कि जैसे कि हम देखते हैं टेलीविज़न पे आता है स्क्रीन्स पे, तो वो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होते हैं, रिकॉर्डिंग की होती है। तो उसमें बेसिकली सर्वे में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि या तो क्लोज एंडेड होते हैं या फिर ओपन एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेट करें तो वो हम ये कह सकते हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या आप अपना जो
आप अपनी पे से सेटिस्फाइड हैं, ये जो है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। यानी सिर्फ इसमें ये बात पूछी गई है कि आपकी एक पे है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ठीक है जी, ये एक सीधा सा सवाल हो गया, ये क्लोज एंडेड हो गया। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा, उसमें एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा जम्बल्ड अप क्वेश्चंस होते हैं। यानी एक बंदे से पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जॉब करते हैं, अच्छा आपकी जॉब क्या है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कितने लोग हैं, और उसमें से हम अपनी मेन इन्फॉर्मेशन निकालेंगे जो कि हमें हमारे सर्वे का आंसर देगी। तो वो हमारा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, सर्वेज़ में ज़्यादातर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज़ करते हैं क्योंकि ये कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और हमारे पास ये लेस जो हैं वो कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा फालतू टाइम लगा देते हैं और ये अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्टली भी पड़ते हैं। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो इजीली अरेंज हो जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और कोई भी लोग जो हैं वो हेजिटेट भी नहीं करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। दूसरा नंबर पे आ जाती हैं फील्ड स्टडीज़। ठीक है जी, फील्ड स्टडीज़ क्या होती हैं? एक ऐसी स्टडी जो कि किसी फील्ड में की जाए। लाइक फील्ड यहाँ पे जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स की बात में आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल सेटिंग की चीज़ में आ रहा है। यानी जैसे लेबॉर्ट्री सेटिंग्स में की जाती है स्टडी, वो भी इसी से मिलती जुलती होती है। ठीक है जी, फील्ड स्टडी का मतलब है कि जैसे जो चीज़ एक हो रही है, जो बिहेवियर अकर हो रहा है, उसको वैसा ही उन्हीं सेटिंग्स में ही ऑब्ज़र्व किया जाए। ठीक है, जबकि लैब स्टडीज़ जो हैं उसमें भी यही चीज़ें हम मैयर करते हैं, लेकिन लैब स्टडीज़ में क्या होता है कि वही बिहेवियर हम लेबॉर्ट्री में मैयर कर रहे होते हैं। फील्ड स्टडी में लाइक आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी से पूछा जाए कि उसकी जो वो अपनी पे से सेटिस्फाइड है, वर्क एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड है, तो आप उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जाके ऑब्जर्व करेंगे या जहाँ कहीं वो काम करता है, जो वो पर्सन है, आप वहाँ जाके उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आपकी फील्ड स्टडी हो जाएगी। जब हम फील्ड स्टडीज़ करते हैं तो हम दो तरह के ग्रुप्स लेते हैं, उनका हम कंपैरिजन करते हैं। एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है और एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। ट्रीटमेंट ग्रुप को आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, जहाँ ये दो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट जिसमें ये दो ग्रुप्स इन्वॉल्व हों उसको हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप बेसिकली वो होता है जिस पे आप कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लगाते और जिसको आप वैसे ही रहने देते हैं, आप उस पर कोई मैनिपुलेशन नहीं करते। ठीक है जी, आप उसकी कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं करते, आप उसको वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो नेचुरली हो रहा होता है। ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है? जिसमें आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट लगाते हैं, जिसमें आप कोई ना कोई लेवल ऑफ कंट्रोल रखते हैं, और वो जो है ये फील्ड स्टडी में होता है। यानी बिल्कुल नेचुरल सेटिंग्स में जाके अगर हम ये दोनों ग्रुप्स बना के काम करें तो वो फील्ड स्टडी हो जाएगी। अगर यही सेम काम पॉइंट नंबर 2 वाला हम पॉइंट नंबर 3 में करें इस तरह से कि वो उन्हीं सेटिंग्स की बजाय लेबॉर्ट्री में जाके हम करें मेजरमेंट्स के साथ, इसी तरह कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप बना के, तो उसको हम लेबॉर्ट्री स्टडी कहेंगे। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 4 पे आ जाती हैं केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ क्या होती हैं कि आप कुछ लोगों की प्रोफाइल्स लेते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। लोगों की प्रोफाइल्स आप लाइक लेते हैं, आप उनका इंटरव्यू भी कर सकते हैं, या आप ये जो है इस तरह से भी लोगों की प्रोफाइल्स ले सकते हैं कि जहाँ कहीं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, ज़ाहिर है हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से हमें केस स्टडी चाहिए हो, हम इसमें क्या करते हैं कि वहाँ जाके हम उस पर्सन का, उस एम्प्लॉय का हम डाटा ले लेते हैं और उसके केस को हम स्टडी करते हैं। तो इस चीज़ को हम केस स्टडी कहते हैं। ये जो है थोड़ा सा डिसेप्टिव मेथड हो जाता है और ये अनएथिकल भी हो जाता है कि आप किसी भी शख्स को बताए बगैर, एक पर्सन को बताए बगैर उसका डाटा लें, तो इट इज़ अनएथिकल इन साइंटिफिक मेजर्स। ठीक है जी, तो केस स्टडीज़ में समटाइम्स ऐसे होता है और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको जिस किसी की केस स्टडी लेनी है, जिसके बिहेवियर को आपने स्टडी करना है, जिस पे आपने रिसर्च करनी है, आप उस पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट करें और उस पर थोड़े से ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लगाएं और उनसे एक जो है वो अपना डाटा तैयार कर लें और उस एक बंदे की जो प्रोफाइल होगी वो उसकी वन के केस स्टडी हो जाएगी और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाएंगे तो हर एक की अलग अलग केस स्टडी हो जाएगी। ठीक है जी, नंबर 5 पे आ जाता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस ये होता है कि एक रिसर्च जो है उसका रिज़ल्ट जब हम निकालते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं रिसर्चेस के, तो वो हम दूसरी रिसर्चेस के डाटा के साथ, उनकी कंक्लूजन्स के साथ हम उनको मैच करें, तो ये मेटा एनालिसिस कहलाता है। यानी कि ऐसा एनालिसिस होता है मेटा एनालिसिस
जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे कंडक्ट किया जाता है और जिसमें बहुत ढेर सारे एनालिसिस आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ एनालिसिस होते हैं। हर एनालिसिस पे हम एक ही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि उसके बाद हम उन सारे जो रिजल्ट्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ही एनालिसिस करें। अब वो एनालिसिस जो है वो इन 4 में से किसी भी चीज़ की बेस पे हो सकता है, ठीक है, किसी भी रिसर्च की बेस पे हो सकता है। और हम क्या करेंगे, उस एनालिसिस के रिज़ल्ट को हम किसी ऐसी रिसर्च के एनालिसिस से कंपेयर कर दें जो कि हमने ना की हो, किसी पहले रिसर्चर ने की हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने की हो। लेकिन कंसेप्ट जो है वो यही रहेगा कि एक रिसर्च या एक से ज़्यादा रिसर्चेज जो हैं उनका दूसरी रिसर्च से कंपैरिजन किया जाएगा। बेसिकली ये एक कंपैरेटिव स्टडी होती है, मेटा एनालिसिस, ठीक है जी। अब जब हम ये 5 रिसर्चेस की बात करते हैं, ये रिसर्चेस की टाइप्स होती हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैटर कर रही होती हैं। फर्स्ट तो हमारे पास होती है रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, हमारे पास कॉजेशन होती है, कोरिलेशन होती है और डाटा और डाटम होता है। जब हम ये सारी चीज़ें लेते हैं तो जाहिर है हम कोई ना कोई जो है वो ऐसा अपना मेजरमेंट एक रखते हैं, एक टूल रखते हैं जिसकी बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। और जो एनालिसिस हमारे पास आता है, जो लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो हम उसको कोई ना कोई नाम देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो कि हम गैदर करते हैं अपनी रिसर्च करने के लिए, उसको हम डाटम कहते हैं। यानी डाटम जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, हम उसको डाटम कहेंगे। और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा होगा या बहुत ज़्यादा लोगों का डाटा होगा या एक ही तरह के डाटम को हम डिफरेंट जो है उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो डाटा बन जाएगा। यानी अगर जब हम मेटा एनालिसिस जैसे करेंगे तो हमारे पास डाटा हो जाएगा। और अगर हम लैब स्टडी या फील्ड स्टडी करेंगे तो उसमें हम एक ही टाइप के डाटा पे अगर काम करेंगे तो वो हम उसको डाटम कह देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोरिलेशन पे अगर बात करें तो कोरिलेशन क्या होती है कि डिफरेंट वेरिएबल्स का या डिफरेंट स्टडीज़ का आपस में रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को कितना कम या ज़्यादा कर रही है। कोरिलेशन ये होता है कि एक चीज़ जो है वो हो रही है और वो दूसरी चीज़ के लेवल को या तो कम कर रही है, या फिर एक चीज़ नहीं हो रही और दूसरी चीज़ के लेवल को वो ज़्यादा कर रही है, या फिर एक चीज़ भी ज़्यादा ही हो रही है, दूसरी चीज़ भी ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है। यानी कि एक बिहेवियर के या एक स्टडी के होने से दूसरे बिहेवियर पे किस लेवल का जो है वो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो किस तरह से कोरिलेट कर रही हैं, इस चीज़ को हम कोरिलेशन कहते हैं। कॉजेशन होती है कि एक बिहेवियर जो है वो दूसरे बिहेवियर को कॉज करता है। इसमें 2 चीज़ें हो रही होती हैं, ऑलरेडी हो रही होती हैं, हम मैनिपुलेट नहीं करते, हम उनका सिर्फ कोरिलेशन निकालते हैं, हम उनको सिर्फ रिलेट करते हैं। जबकि कॉजेशन में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। जैसे हम कहते हैं कि स्मोक कैन कॉज लंग कैंसर, तो स्मोक और लंग कैंसर जो है वो एक उनमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, तो हमें इसको कॉजेशन कह देंगे। जबकि हम बात करते हैं कि इंक्रीज्ड वर्क परफॉर्मेंस कैन कॉज जॉब स्ट्रेस, तो ये जो है कोरिलेशन हो जाएगा। वर्क परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हुई है तो जॉब स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हो गया, ये हमारे पास कोरिलेशन हो गया। रिलायबिलिटी क्या होती है, कोई भी जब हम स्टडी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हों, एक दफ़ा का आया हुआ रिजल्ट भी वही हो, दूसरी दफ़ा का आया हुआ रिजल्ट भी वही हो और तीसरी दफ़ा का आया हुआ रिजल्ट भी वही हो। जैसे हम सर्वे करें या फील्ड स्टडी करें, लैब स्टडी करें, केस स्टडी करें, तो हम ये भी एक दफ़ा करें इसका रिज़ल्ट भी सेम आया सर्वे का, दूसरी दफ़ा सर्वे करें तो उसका भी वही आए, थर्ड टाइम करें, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ईच टाइम जब हम एक ही ग्रुप पे एक ही तरह का सर्वे अप्लाई करें तो रिज़ल्ट सेम आए, दैट मीन्स हमारा जो डाटा है वो रिलायबल है। इसी तरह फील्ड स्टडी या लैब स्टडी अगर हम एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, हर टाइम एक ही तरह का ही हमें रिज़ल्ट मिले तो हमारी जो है रिज़ल्ट हम कहेंगे वो रिलायबल है। वैलिडिटी क्या होती है कि जिस चीज़ को, जिस काम को, जिस प्रोसेस को हम मैयर कर रहे हों, जो हम टूल लगा रहे हों वो वही मैयर कर रहा हो जो कि हमें चाहिए हो, उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंसी है और वैलिडिटी जो है वो ट्रूथफुलनेस है, ठीक है। वैलिडिटी का मतलब है कि जैसे हम मेटा एनालिसिस कर रहे हैं, हम एक स्टडी को ले रहे हैं, हम उसको एक पुरानी कोई पहले हुई हुई है रिसर्च कुछ साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले या किसी और कंट्री में, तो हम उसको उससे कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ ख़ास किस्म के टूल्स लेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे।
अब वो जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हम जिस पर्पस के लिए लेंगे, अगर वो हमें वही बिहेवियर्स ही मुहैया करके देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी स्टडी जो है वो ट्रूथफुल हो गई है, यानी कि हमारी स्टडी जो है वो वैलिड हो गई है। ठीक है जी, आज के लिए बस